तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे टर्बिडिटी क्या होता है, तो टर्बिडिटी को मैं एक्सप्लेन करूँ, हम लोग पहले भी देखे थे टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस, दोनों सेम, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस जैसा कि क्लाउड जैसा कुछ, क्लाउड जो होता है उस टाइप का कुछ दिखेगा तुम्हें वहाँ पे। तो जो टर्बिडिटी हम लोग लुकास एजेंट में भी पढ़े थे ये टर्म, इससे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, कुछ टाइप का कुछ वहाँ पे क्लाउड जैसा कुछ आ जाता है वहाँ पे। इसी को क्या बोलते हैं, CaCO3 व्हाइट पीपीटी, या उसी को बोल रहे हैं हम लोग टर्बिडिटी, तो ये डेवलप टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, याद रखना यहाँ पर। क्लाउड के जैसा कुछ वहाँ पे दिखेगा तुम्हें। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय लेसेंजे टेस्ट। अब इस केस में देखेंगे हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो जनरली वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, इसलिए टेस्ट सिंपल सा था। नेक्स्ट इसमें डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय लेसेंजे टेस्ट। तो नाइट्रोजन, सल्फर, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसेंजे टेस्ट। तो एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट को डिटेक्ट करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, लेसेंजे टेस्ट। ये याद रखना है यहाँ पे। ऑप्शन में अलग अलग तरह का टेस्ट दिया रहेगा तुम्हें, लुकास टेस्ट या जो भी टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, बस याद क्या रखना है उसमें, लेसेंजे टेस्ट से वो डिटेक्ट कर पाते हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड are converted from their covalent form to their ionic form by fusing the organic compound with sodium metal। अब इस टेस्ट में करते क्या है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट उस कंपाउंड में, आर कन्वर्टेड फ्रॉम देयर कोवेलेंट फॉर्म। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो कोवेलेंट फॉर्म में ही होता है, दैट मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और आयनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय फ्यूजिंग या बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा देंगे, और जैसे सोडियम मेटल के साथ होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में। देखते हैं कि उसका रिएक्शन दिया गया है। तो सिंपली याद रखना है कि लेसेंजे टेस्ट में पहला प्रोसेस क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड को कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें यहाँ पर हम लोग अब इसमें देखोगे यहाँ पे है, तो पहला आ रहा है इसमें साइनाइड, सल्फाइड एंड हाइलाइड। बट ध्यान से देखना है एक एक लाइन, कॉपी नहीं करना, बस ध्यान से एक एक लाइन को देखते जाना है यहाँ पे। साइनाइड, सल्फाइड एंड हाइलाइड of sodium so form on sodium fusion are extracted from the fluid mass by boiling it with distilled water। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि उसमें अगर कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है या नहीं है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको चेक करना है। तो सोडियम का रिएक्शन कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों के साथ करता है। बेसिकली जब भी नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना होगा, इसमें कार्बन के साथ भी रिएक्शन होता है वो साथ में, क्योंकि कार्बन भी प्रेजेंट होता है। जब सोडियम ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए आता है सोडियम, तो सेम टाइम कार्बन के साथ भी रिएक्ट करता है और फाइनली कंपाउंड क्या बनाता है, NaCl। अब अगर सल्फर को डिटेक्ट करना हो तो सोडियम का रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, सल्फर के साथ। सिर्फ सल्फर के साथ नहीं होता है, तो उस पूरे कंपाउंड का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होता है और सल्फर भी अगर प्रेजेंट है, तो सल्फर सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है उस कंपाउंड में,
वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा वो हाइड्रोजन, NaX, सोडियम हाइलाइड। अब Cl होता तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। Br अगर होगा तो सोडियम ब्रोमाइड। और एक कंबाइंड रिएक्शन है यहाँ पे है कि अगर नाइट्रोजन सल्फर का साथ में देखना वो दोनों एक साथ प्रेजेंट है या नहीं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्या करते हैं, सोडियम का रिएक्शन नाइट्रोजन सल्फर के साथ अगर प्रेजेंट है दोनों एक साथ रिएक्ट कर लेगा वहां पे, और नाइट्रोजन के साथ हमेशा कार्बन रहेगा ही रहेगा। नाइट्रोजन आ रहा दैट मीन्स कार्बन भी रिएक्ट करता है और फाइनली क्या कंपाउंड बनाएगा, NaHCN। ये तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो गया। अब हम लोग इंडिविजुअली कैसे पता करें उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, ये तो कॉमन हो गया सब लोगों के लिए। अब एक एक करके देखना है यहाँ पे कि टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं है, उसके लिए एग्जैक्ट यहाँ पे पता चलता है। अब ये जो प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं वो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट या एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, लैसेंजे सॉल्यूशन या एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं यहाँ पे हम लोग इसको। अब यही जो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे लाइक NaCN, Na2S, NaX या NaSCN, इसका रिएक्शन हम लोग फर्दर नाइट्रोजन के लिए हम लोग अलग से देखेंगे। तो नाइट्रोजन के क्या था, NaCN। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद आयरन सेकेंड सल्फेट। अब जो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट था यहाँ पे उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, आयरन सेकेंड सल्फेट, एंड देन एसिडिफाइड विद dilute sulfuric acid. The formation of Prussian blue or green color confirms the presence of nitrogen. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यही जो NaCN यहाँ पे फॉर्म हुआ था उसका रिएक्शन किसके साथ करना है, FeSO4। ये सबको पता है इसका नेम क्या है यहाँ पे, आयरन सेकेंड सल्फेट या सिंपली फेरस सल्फेट। अब इसका जब रिएक्शन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रिएक्शन अपने को याद नहीं रखना है। क्वेश्चन भी इसका हम लोग साथ में देख लेंगे आज ही, इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है। अब देखोगे यहाँ पे ये क्या बना रहा है फाइनली प्रोडक्ट, Na4FeCN। जैसे ये प्रोडक्ट बना, अब इसका फर्दर रिएक्शन Fe, अब ऐसा कुछ पढ़े होगे तुम लोग, Fe+2 में है और Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe+2 वाले को क्या बोलते हैं, फेरस। 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 और Fe+3 वाले को फेरिक। 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 ये तो 10th में इतना फंडामेंटल पढ़े होगे, या तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। यहाँ पे Fe+2 को क्या बोलना है, फेरस। यहाँ पे Fe फेरस सल्फेट आ रहा है, Fe+2 और SO4 2-। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है इतना भी पढ़े होगे कि SO4 2- सल्फेट है, और Fe+2 अगर इस पे +2 है तो इस पे ये फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे जो कंपाउंड आ रहा है यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ चुके होगे तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में? नहीं सर, अभी नहीं पढ़े ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ठीक है, नहीं पढ़े तो उसमें पढ़ लोगे। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक टर्म रहता है, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि Fe पे जो चार्ज है +2, हम लोग बोलते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 जो चार्ज इसको बोलते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है यहाँ पे। बाकी वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो डिटेल में कराया जाएगा वहां पर। अब इसी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का रिएक्शन फर्दर Fe3+ के साथ कराती है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका कलर होता है यहाँ पे, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और इसको बोला भी जाता है, इसका नेम जो होता है प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। ये तो नेम है, मेनली कलर याद रखना है यहाँ पे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे है इसमें सबसे पहले अगर नाइट्रोजन को पता करना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है या नहीं है, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, सबसे पहले सोडियम मेटल के साथ, जिससे कि वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन सके। सोडियम से क्यों रिएक्ट करा रहे हैं, पर्पस क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जैसे ये रिएक्शन आ जाता है NaCN कैसे ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा, Na+ एंड Cn-। ये कौन सा कंपाउंड हो गया, अभी है आयनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि पता है सबको Na+ और Cl-। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोनिक बॉन्ड।
इतना तो आइडिया है सबको, NaCl में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड। बाकी हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें यहाँ, बट यहाँ पे कुछ चीजें आ रहा है, तो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये दो टर्म तो कम से कम नेम सुने होते हैं। अब यहाँ पे NaCN आ गया। अब उस NaCN का रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ एक ही कंपाउंड बनाता है, और इस कंपाउंड का रिएक्शन कोई भी फेरिक सॉल्ट आ रहा है वहाँ पे Fe3+ के साथ कराती है, तो जो कंपाउंड बनाता है फाइनली ब्लू कलर का होता है। और ये ब्लू कलर का अगर आ रहा है, ब्लू या ग्रीन कलर, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। जैसे ब्लू कलर आ गया तो हम लोग यहाँ पे कन्फर्म हो जाते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ पे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्वेश्चन भी आज ही प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लोग देख लेंगे जिससे कि क्लियर पता चले क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे। यहाँ पे एक कलर याद रखना होता है कि नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए फाइनली वो कलर क्या शो करता है वहाँ पे, वो क्या रहता है, ब्लू कलर, और इसी का नाम होता है प्रूसियन ब्लू। ये तो नाइट्रोजन के लिए आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे सल्फर के लिए, तो सल्फर की बात करें यहाँ पे, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, इसमें यहाँ पे टेस्ट फॉर सल्फर। तो सल्फर की बात करते हैं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जब सल्फर के साथ हुआ था तो वो क्या बना रहा था, चेक करो एक बार। सल्फर के रिएक्शन जब सोडियम के साथ हो रहा था वो क्या बना रहा था, Na2S। इसी को यहाँ पे आगे लिया गया है। The sodium fusion extract is acidified with acetic acid and lead acetate is added to it। अब देखोगे यहाँ पे एक टर्म आता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, कुछ याद हो? CH3COOH। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसी का कॉमन नेम क्या था, एसिटिक एसिड, हम क्लास में कर चुके हैं। एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। अब इसी में क्या होता है, लेड एसीटेट का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, तो एसिटिक एसिड से ही जब इसका एक H+ बाहर जाता है उसका नेम आता है एसीटेट आयन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, एसिटिक एसिड का एक H+ बाहर कर दिया जाए। क्यों H+ बाहर क्यों करते हैं, क्योंकि पता है कि ये H किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, और जो H ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वो कैसा होता है, एसिडिक या एक्टिव? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव, तो वो H+ के फॉर्म में बाहर जा सकता है, और जैसे ये H+ के फॉर्म में बाहर जाता है, ये कंपाउंड क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड O-। एसिटिक एसिड से H+ बाहर जाने के बाद ये कंपाउंड बनता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटेट आयन। और इसी एसीटेट आयन का रिएक्शन अगर Pb के साथ करा दिया जाए तो क्या हो जाता है, इस पे चार्ज कितना है अभी यहाँ पे, -1। इसी पे जब लेड के साथ रिएक्शन होगा ये फिर इस टाइप का कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, और इसी को क्या बोलते हैं, लेड एसीटेट। इस कंपाउंड का नेम क्या है यहाँ पे, लेड एसीटेट, CH3COO ट्वाइस Pb। अब जब इस सोडियम सल्फाइड जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था उसका रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ कराते हैं, इसमें फाइनली कंपाउंड क्या बनता है, PbS, जो कि किस कलर का होता है, इसमें ब्लैक कलर का। क्लियर है यहाँ पे? और जैसे ये ब्लैक कलर का आप आता है आफ्टर रिएक्शन विद Na2S, सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन जब लेड एसीटेट के साथ कराते हैं, PbS बना, वो तो दिखाने की PbS ये क्या है, बट वो कलर तो दिखेगा तुम्हें। तो जैसे वो ब्लैक कलर का अगर बन रहा है दैट इज हम लोग समझ पाएंगे वो PbS ही बना है, और PbS अगर बना है तो कौन सा एलिमेंट रहा होगा उस कंपाउंड में, सल्फर। इस एक प्रोसेस से हम लोग सल्फर को रिलेट कर पाते हैं। सिंपल सा लॉजिक, मैं फिर से इसको रिपीट करूँ यहाँ पे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है वो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ करा दो, सोडियम के साथ, और उसमें अगर सल्फर प्रेजेंट होगा वो सल्फर उस सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो क्या बना देगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। अब इस सोडियम सल्फाइड का फर्दर रिएक्शन किसके साथ करा देना है, यहाँ पे दिया गया रिएक्शन लेड एसीटेट। लेड एसीटेट। क्लियर है? लेड एसीटेट के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे वो क्या बन जाता है, PbS।
लेड सल्फाइड, यहाँ पे लिखा भी गया है लेड सल्फाइड। और जैसे ये लेड सल्फाइड बन गया, उसका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर, वो ब्लैक पीपीटी बनाता है। और जैसे वो ब्लैक पीपीटी ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ब्लैक कलर का अगर ये पीबीएस बन रहा है, दैट मींस हम लोग समझ पाते हैं कि उसमें सल्फर ही प्रेजेंट होगा। क्लियर है सबको ये पॉइंट कि कैसे सल्फर को डिटेक्ट करेंगे? दो प्रोसेस है, पहले सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, जैसे सोडियम का रिएक्शन के बाद Na2S बन गया, उसका रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ करा देंगे और फाइनली वो ब्लैक कलर का शो करता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि वो सल्फर प्रेजेंट है। ये फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड मेथड है इसी में कि ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये किसमें कंपाउंड होता है? ये Na2FeCN5NO। इस कंपाउंड का नेम क्या है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। थोड़ा ध्यान रखोगे यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं? ये तो सिंपल सा था लेड एसिड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नेम क्या होता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। यहाँ पे दो तरीका, या तो ये सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन इसके साथ करा दो, दूसरी पता चल जाता है, या दूसरा प्रोसेस ये है कि सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ करा दो, और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक बेसिकली चैप्टर भी रहता है 12th में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो कि 12th में पढ़ेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कॉम्प्लेक्स लिखा रहे, कोई कंपाउंड लिखा रहे, दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर है? जो कि आगे का पार्ट है। अभी बस क्या याद रखना है, जब इस सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कलर शो करता है, और वो किस कलर का होता है? इसमें वायलेट कलर का या पर्पल कलर का। जैसे कलर अगर दिख रहा है, दैट हम लोग समझ पाएंगे वो सल्फाइड उसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर है? इसका तीसरा तरीका भी है, ये तो सिर्फ सल्फर को पता करने के लिए हो गया। अब एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कि एक साथ नाइट्रोजन एंड सल्फर को पता करना है। इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों प्रेजेंट एक साथ, तो दोनों को एक साथ पता करना है, तो वो कैसे करेंगे उसमें? देन सोडियम थायोसाइनेट, जो कि किस कलर का होता है? वहां पे ब्लड रेड कलर, देखते हैं वो फाइनली बनता है वहां पे, इज फाउंड विथ न्यूट्रल एफिशिएंसी। मैंने ऊपर बताया हुआ था कि जब सोडियम ये सल्फर और नाइट्रोजन को एक साथ पता करना है, तो उसका दोनों के साथ एक साथ रिएक्ट करेगा, और दोनों के साथ जब एक साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? NaSCN। ये कंपाउंड बनना है यहाँ पे, तो फाइनली ये क्या होता है? सोडियम थायोसाइनेट, इस कंपाउंड का नेम होता है, नेम आगे देखेंगे हम लोग। अब इसी NaSCN का रिएक्शन न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ करना है, और जैसे इसी NaSCN का रिएक्शन न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ होता है, ये कंपाउंड बन जाता है FeSCN टाइज। और क्या बन रहा होगा इसमें? सोच के देखो, बाय प्रोडक्ट और क्या बन रहा होगा यहाँ पे? Na प्लस SCN माइनस NaCl. NaCl। खुद से सोच पा रहे हो यहाँ पे, वो क्या होगा? NaCl। बट उसका यूज नहीं है, जिसका यहाँ पे नहीं दिया गया है। मेनली जो ये जो कंपाउंड बनता है, ये कलर शो करता है, ब्लड रेड कलर का होता है। और जैसे ब्लड रेड कलर का दिख रहा है वहां पे, हम लोग समझ पाएंगे उसमें नाइट्रोजन सल्फर एक साथ प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर है? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन सल्फर को एक साथ अगर पता करना है, उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग? सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बन जाएगा NaSCN, और NaSCN का रिएक्शन करा दोगे न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ, वो ब्लड रेड कलर फाइनली दिख जाएगा तुम्हें। और जैसे ब्लड रेड कलर दिख रहा है, दैट मींस उसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों एक साथ प्रेजेंट। क्लियर है? यहाँ पे है, इसके क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे तो और भी क्लियर होगा यहाँ पर। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये तो सल्फर के लिए सिर्फ सल्फर के लिए दो टेस्ट था, 1 और 2, और नाइट्रोजन सल्फर के लिए कंबाइंड अगर टेस्ट करना हो तो ये थर्ड पॉइंट था यहाँ। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन के लिए।
अब हेलोजन की बात करें, यहाँ पे हेलोजन को पता करना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है या नहीं है, उसके लिए फिर यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या कराते थे यहाँ पे, ऊपर मुंह देखे थे स्टार्टिंग में, सबका रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, और सोडियम का रिएक्शन जब कराएंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जब उसमें हेलोजन प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले वो क्या बना लेगा, NaX, जो कि फर्स्ट पेज पे आ रहा था जहाँ पे स्टार्ट हो रहा था लेसांजे टेस्ट। अब जैसे NaX बना, उस NaX का रिएक्शन इसके साथ करा देना AgNO3 के साथ, और जैसे AgNO3 के साथ रिएक्शन हो जाता है उसका, वो क्या बना लेगा इसमें AgX, और क्या बन रहा होगा इसमें प्रोडक्ट, उससे चेक कर सकते हो, NaNO3 बिल्कुल करेक्ट है। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है सिंपली, Na प्लस एक्स माइनस Ag प्लस NO3 माइनस। जब ये AgX बन गया तो ये क्या होगा NaNO3, बट इसका यूज नहीं, इसको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो मेनली जैसे ये AgX बनता है, PPT बन गया, इस एरो का मतलब क्या है, PPT। जैसे ये PPT बना, वो अलग अलग कलर शो करता है। यहाँ पे तो एक्स कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सा एक्स लिया जा रहा है, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, उसके लिए अलग अलग दिया गया नीचे यहाँ पे। अगर ये जो PPT बन रहा है, अगर व्हाइट PPT बन रहा है तो कौन सा हेलोजन रहा होगा, अगर व्हाइट PPT बन रहा है तो क्या होगा, सोल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। सिंपली याद रखना है कि व्हाइट PPT बन रहा है तो उसमें कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन। क्लियर है। अगर येलो PPT बन रहा है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन। और अगर येलो PPT आ रहा है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, आयोडीन। क्लियर है, यहाँ पे है। ये AgX का जो कलर होता है PPT का, उसके बेसिस पे वो पता कर पाते हैं कि कौन सा हेलोजन होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। व्हाइट PPT देन क्लोरीन, येलो PPT बन रहा है दैट मींस ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। और ये येलो PPT, अब दोनों दोनों में देखो येलोइश और येलो, इसका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि जो मान लो कि Br प्रेजेंट है, तो जब Br प्रेजेंट तो वो क्या बना रहा होगा वहां पे, AgBr, और I प्रेजेंट हो तो वो क्या बनाएगा वहां पे, AgI। जो AgBr है वो क्या होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो AgBr होता है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, दैट मींस पार्शियली सोल्यूबल। क्लियर है। स्प्रिंगली वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियली, तो पार्शियली सोल्यूबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और पार्शियली सोल्यूबल है तो और भी क्लियरली पता चल पाता है तो AgBr ही है, क्योंकि दोनों येलोइश और ये भी येलो आ रहा है। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर AgI का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। और इनसोल्यूबल है अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में AgI, हम लोग समझ पाएंगे वो AgI ही रहा होगा, तभी वो इनसोल्यूबल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हेलोजन को पता करना है तो सबसे पहले सोडियम का रिएक्शन करा देंगे उस कंपाउंड का, अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो NX बना लेगा, और उस NX का रिएक्शन AgNO3 के साथ कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, AgX। और जैसे ये AgX बना, अब कौन सा X है ये पता करना हो तो अगर व्हाइट PPT बन रहा है तो क्लोरीन, येलो इस PPT आ रहा है कुछ येलो कलर का तो वो क्या हो जाएगा, AgBr। कंप्लीटली येलो आ रहा है वो क्या होगा, आयोडीन। बाकी इस तरीके से भी हम लोग सोच पाएंगे, ये जो पॉइंट दे रखा है। बट ये फ्लोरीन के लिए नहीं होता, यहाँ पे फ्लोरीन के लिए एक अलग है, वहां पे तुम आगे देखेंगे उसके लिए। एक नोट दिया गया कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is first boiled with concentrated nitric acid to decompose cyanide or sulfide or of sodium formed during Lagrange test. These ions would otherwise interfere with silver nitrate test और halogen। अब देखो इसमें इस टेस्ट को कराने से पहले हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का, जिससे कि जो कुछ अगर अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, साइनाइड सल्फाइड, वो क्या हो जाएगा, वहां से डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे कि लसांजे टेस्ट प्रॉपर हो पाए। अगर वो प्रेजेंट होगा
वो इंटरफेयर कर सकता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में, दैट मीन्स AgNO3 टेस्ट में। ये तो खैर अलग से पॉइंट है, उसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। ये आ रहा था हेलोजन के लिए। कलर यहाँ पे याद रखना कि क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं, तो कौन सा कलर रहेगा, व्हाइट। और व्हाइट पीपीटी दे रहा है, AgI अगर बन रहा है आयोडीन है तो येलो पीपीटी, और ये येलो इज क्लियर है। यहाँ पे है, बताओ सब लोग क्लियर तो हो रहा है यहाँ पे कि कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग, इंडिकेट डिटेक्ट कैसे करें किसी भी कंपाउंड में ये हेलोजन है या नहीं है। ये दो रिएक्शन के बेसिस पे, एक ये रिएक्शन कराएंगे और एक ये रिएक्शन कराते हैं, बस दो ही रिएक्शन। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम यहाँ पे है। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें फास्फोरस का। टेस्ट फास्फोरस। ये इसमें लास्ट टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर फास्फोरस। इसमें क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे है सेम, द कंपाउंड इज हीटेड विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड, द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फास्फेट, द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड एंड मेनली देखते हैं रिएक्शन में, then treated with ammonium molybdenate, a yellow color और precipitate indicates the presence of phosphorus। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं इस केस में, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर, वहां पे क्या करते हैं हम लोग उस केस में, Na3P4 Na3PO4, जैसे उस कंपाउंड में अगर फास्फोरस प्रेजेंट है और उसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम के साथ कर रहे हैं उस केस में, वहां पे क्लियर है, वहां पे है वो क्या बनाता है वहां पे Na3PO4, तो उसमें कुछ ये भी कंपाउंड ऑक्सीजन वगैरह भी प्रेजेंट होता है वहां पे, Na3PO4 बनाएगा और ये इसका रिएक्शन फर्दर HNO3 के साथ करता है, ये क्या बना लेगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड। अब इस फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन अमोनियम मोलिब्डेट, जो कि इस कंपाउंड का नेम है यहाँ पे, इसके साथ जैसे करता है यहाँ पे, बाकी HNO3 भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो फाइनली क्या बनाता है इसमें अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, और इसका जो कलर होता है यहाँ पे, इसका जो कलर होगा यहाँ पे तुम्हारा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का, वो क्या रहता है यहाँ पे, येलो कलर। और जैसे ये येलो कलर बन पाता है यहाँ पे, वो समझ पाएंगे ये क्या होगा, इसमें फास्फोरस प्रेजेंट होगा। क्लियर है, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और एक आ रहा है सोडियम पेरोक्साइड में, इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा वहां पे, अगर फास्फोरस है सबसे पहले उस कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है कुछ याद हो, H2O2। वो तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसी में सोडियम पेरोक्साइड बोला जाता है, ये क्या हो जाता है Na2O2। क्लियर है, ये H2O2 और ये Na2O2 होता है, ये सोडियम पेरोक्साइड। जब सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो क्या बन जाता है Na3PO। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सोडियम के साथ ना करा करके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आता है यहाँ पे, कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा, तो सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं Na2O2 के साथ, इसका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है, वो क्या बना देगा तुम्हारा इसके साथ रिएक्शन करने के बाद Na3PO4, और उसके बाद फिर ये आगे का रिएक्शन दिया गया यहाँ पे, ये क्या बन जाता है येलो कलर का। ये तुम लोग देख रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप से हैं तुम लोग इसमें देखोगे, मैं इसमें अलग से भी दिखा देता हूँ तुम्हें। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 पे आओगे, कुछ क्वेश्चन वो देख लेते तो और क्लियर होगा यहाँ पे। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 पे सेक्शन H, तो एक्सरसाइज वाला पार्ट देखो तुम लोग, पेज नंबर वेरी कर सकते हैं तुम लोगों का। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन H,
देख पा रहे हो सब लोग? यस सर। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, H1 H2 H3 H4 H5, बस 2 मिनट में 5 क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे, इन द लैसेंजे टेस्ट one of the organic compounds gave red color with FeCl3 compound can be। क्वेश्चन सब लोग देख पा रहे हो? सर कहाँ पर? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का है तुम्हारा, सेक्शन H। अब तो क्लियर है सबको? यस। देख लेते हैं क्या रहेगा वो। क्वेश्चन में रीड भी कर देता हूँ। द लैसेंजे टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव रेड कलर विद FeCl3 कंपाउंड कैन बी। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। अब सोच के बताना है वहां पर। सोडियम सल्फेट। अब देखोगे इसमें यहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, जिसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब भी क्या बोला जाएगा, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव रेड कलर, तो रेड कलर कब देता है? जब उसमें सल्फर और नाइट्रोजन। हाँ, सल्फर नाइट्रोजन क्या वहां पे है, साथ में प्रेजेंट हो। एक ऐसा देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड जिसमें सल्फर नाइट्रोजन साथ में प्रेजेंट आ रहा है। देखो उसमें सेकंड ऑप्शन बी आ जाता है। क्लियर है यहाँ पे? है जो लोग पढ़े थे कि नाइट्रोजन सल्फर साथ में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते थे और वो रेड कलर आता था, तो आंसर क्या आता है इसका बी। तो सिंपली चेक करना था कि नाइट्रोजन सल्फर एक साथ किसमें प्रेजेंट है, तो बी ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर बी आ जाता है। H2 की बात करें, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लैसेंजे टेस्ट। द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर इन लैसेंजे टेस्ट, इसमें सोच के बताओ वहां पे कौन सा रहेगा तुम्हारा। तो ब्लू कलर कब आता था लैसेंजे टेस्ट में? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए। बट एक पॉइंट ये भी देखना था कि नाइट्रोजन कभी भी अकेले नहीं आता है, नाइट्रोजन के साथ हमेशा क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, कार्बन। देखो नाइट्रोजन के साथ क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन का अकेले कोई टेस्ट नहीं है, जब भी होगा तो कार्बन भी प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के साथ। इसमें यहाँ पे बस वही चेक करना है कि किसमें कार्बन प्रेजेंट है। अगर ये टेस्ट देना है नाइट्रोजन को तो कार्बन प्रेजेंट होगा तभी ये टेस्ट दे पाएगा। क्वेश्चन को उल्टा पूछ रखा है, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर, कौन सा ब्लू कलर नहीं देगा लैसेंजे टेस्ट में? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, कार्बन है ही नहीं वहां पे। जबकि बाकी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में भी कार्बन के साथ नाइट्रोजन आ रहा है, बी ऑप्शन में भी कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, सी में भी नाइट्रोजन के साथ कार्बन आ रहा है, तो आंसर क्या जाता है इसका सी। क्लियर है सब लोगों को क्वेश्चन कैसे रहा था इसका? इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इस चैप्टर से ये जो एक पेज का क्वालिटेटिव एनालिसिस था उससे क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। H3 की बात करें, H3 में क्या होगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल, जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसमें कार्बन भी तो रहेगा, कार्बन भी साथ में आता है नाइट्रोजन के साथ। ये कौन सा कंपाउंड बनाता है जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं? NaCN। क्लियर है ये? NaCN। आंसर क्या जाता है उसका? सिंपली NaCN। नाइट्रोजन का रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या होगा, कार्बन भी साथ में आ जाए तो वो NaCN बना लेता है, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन दे दिया गया यहाँ पर। H4 की बात करें, H4 में बोला जा रहा है कि द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विद एसिटिक एसिड एंड एडिशन ऑफ लेड एसिटेट। जब Na2S के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट का, जब लेड एसिटेट के साथ रिएक्शन होता है तो ब्लैक पीपीटी देता है। तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब वो लेड? सल्फर।
सल्फर, सल्फर वही वही टिक करना था इसमें, सल्फर। क्लियर है? तो सिंपल है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा याद है तो इसमें डायरेक्टली टिक करना था। वो क्या रहा था? सल्फर। लास्ट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। H5। H5 में बोला जा रहा है यहाँ पे, द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ FeCl, FeSO4 solution, FeCl3 and HCl gives red solution. The red color of, किस कंपाउंड का वो रेड कलर फाइनली रहता है? वहां पे देखोगे ऑप्शन ए बी B। सी देखना है। वहां पे FeSCN2 प्लस एक आ रहा है, FeCN3। वहां पे बनता क्या है? जाकर के देखो, पेज तुम्हारे ऊपर है, एक बार देख लो थ्योरी वहां पे, जहाँ पे ब्लड रेड कलर का आ रहा था वो। तो मैं दिखा भी देता हूँ पेज को ऊपर करके। मैं यहाँ पे अगर उसमें वहां पे SCN आ रहा था, अगर देखोगे ध्यान से वहां पे, क्वेश्चन क्या आ रहा था इसमें? यहाँ पे न्यूट्रल एफिशिएंसी की बात कर रहा है वहां पे। ये क्या बना है तुम्हारा इसमें? रेड कलर, वो कौन सा आ रहा है इसमें? FeSCN टाइप से आ रहा है, तो उसमें FeSCN प्रेजेंट। FeSCN किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ रहा था? सी। क्लियर है सब लोगों को? यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। यस तो ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। किसका? मेरे 4-5 क्वेश्चन जो एक था। बाकी इसका जो पार्ट 1 में क्वेश्चन है वो भी सिंपल सा है, सब्जेक्टिव टाइप का, बट सिंपल सा है, तो उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन का मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है, और एक दो क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 2 में भी आता है तो उसको खुद से देख सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम वो। यहाँ पे तो नेक्स्ट पार्ट रहता है इसमें सेक्शन आई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कौन सा एलिमेंट सिर्फ चेक करना था प्रेजेंट है या नहीं है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्वांटिटेटिव, अगर प्रेजेंट है तो वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्लियर है? दोनों का मीनिंग यहाँ पे आ रहा था कि अगर प्रेजेंट है तो कितने क्वांटिटी में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट लिखा भी गया कि आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेक्स्ट स्टेप इज द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर परसेंटेज कंपोजिशन। कितने परसेंटेज कंपोजिशन में वो आ रहा है। द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। The different method applied for the estimation of various elements are being discussed at below. इसका जो different प्रोसेस है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को पता करना है कि वो कितने मोड में प्रेजेंट है, उसके लिए अलग मेथड है, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिक्स मेथड। तो कार्बन हाइड्रोजन कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसका अगर एस्टिमेशन करना है, उसके लिए जो मेथड है उसका नेम क्या होता है? लाइबिक्स मेथड। पॉइंट नीचे लिखा भी गया है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एस्टिमेटेड टुगेदर बाय लाइबिक्स मेथड। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है तो उसको देखते हैं हम यहाँ पे लिखे। ये थ्योरेटिकल है, आसान सा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सारे क्वेश्चन। अब जो क्वांटिटी वाला पार्ट है इसमें कुछ तुम्हें न्यूमेरिकल मिलेगा यहाँ पे, और आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट सब लोग पढ़ चुके हो गए। बताओ सब लोग, बताओ Yes, मोल sir. कॉन्सेप्ट। Yes, sir. चालू है sir। Yes, sir. कुछ पढ़ भी लिए और कुछ चल भी रहा भी, यही चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। तो ठीक है, फिर भी कुछ तो बेसिक आइडिया होगा तो मोलिकुलर वेट क्या होता है। मोल में अगर ग्राम में दिया हुआ मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना होता है। ये कुछ बेसिक आइडिया तो होगा, बस उसी का यूज है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसका जो प्रिंसिपल है, कार्बन हाइड्रोजन को कितने मोल में प्रेजेंट है तो उसके लिए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना वो गिवन होगा, is heated with dry copper oxide in atmosphere
या ऑक्सीजन free from moisture and carbon dioxide. The carbon and hydrogen of organic compounds are oxidized to carbon dioxide and water. अब यहाँ पे क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ कर देंगे, COO का, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना रिएक्शन Copper. CO2 में. CO तो बनता है मेनली CO2 देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन होगा प्रेजेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर. बाकी CO तो दोनों केस में बन रहा है. क्लियर है. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो तो गैसियस फॉर्म में होगा. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज कलेक्टेड, उसको कलेक्ट कर लेते हैं इन पोटाश बल्ब. एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें कि वो पोटाश बल्ब का बना होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज कलेक्टेड इन पोटाश बल्ब containing KOH, whereas water is absorbed in कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब. वाटर किस में एब्जॉर्ब किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब में containing CaCl2. The respective masses of CO2 and H2O are determined by difference. देखते हैं इसका लॉजिक क्या है नीचे. Knowing the masses of CO2 and water vapor formed and the mass of compound taken, the percentage of carbon and hydrogen can be calculated. अब इसमें जो CO2 बना और जो H2O बना, उसको हम लोग देखते हैं कि कितना CO2 बना और कितना H2O बना. उसके लिए कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है. कैलकुलेशन में और भी ज्यादा क्लियर होगा, इसको देख लेते हैं यहाँ. इस कैलकुलेशन में क्या करना है कि लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन W ग्राम. किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जो वो W ग्राम लिया गया यहाँ पे है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा. मास ऑफ वाटर फॉर्म, जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो कितना ग्राम है, X ग्राम. मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, वो कितना वहां पे फॉर्म हो रहा है, Y ग्राम. ये चीजें तुम्हें गिवन होगा वहां पे, उसके बाद तुम्हें पता करना है वहां पे. अब देखो फिर मूल कंसेप्ट का यहाँ पे यूज आ रहा है. देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इस पार्ट को. अब मान लो यहाँ पे है कि 40 CO2 का मोलिकुलर वेट कितना है, कार्बन का मोलिकुलर मास क्या होता है 12, 44. ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 तो 2 into 16 दैट मीन 32. ओवरऑल मोलिकुलर वेट क्या आ जाता है इसका 44. अब 44 अगर 44 ग्राम है तो 44 ग्राम तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ CO2. क्लियर है. तो 44 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट है, 12 ग्राम. क्लियर है ये. तो 44 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट है, 12 ग्राम, जो कि इससे मोलिकुलर वेट से क्लियर हो पाता है. उसी पॉइंट को लिखा गया है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम. तो अगर 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है तो Y ग्राम अगर CO2 होगा तो उसमें कितना कार्बन होगा. सिंपली यूनिटरी मेथड यूज किया गया है कि Y ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन, तो 12 into Y डिवाइडेड बाय 44. यहाँ तक क्लियर है. यूनिटरी मेथड का यूज किया गया सिंपली. अब इतना कार्बन पता चल गया, उस कंपाउंड में कार्बन कितने बॉन्ड में कितना ग्राम है वो पता चल गया. अब टोटल मास कितना था कंपाउंड का, W ग्राम. कंपाउंड का मास W ग्राम है और उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो पता चल गया इतना ग्राम है यहाँ पे. तो परसेंटेज निकाल लेना था. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब परसेंटेज निकालोगे तो वो क्या था इसमें, 12Y अपॉन 44 डिवाइडेड बाय W इंटू 100. यही तो था और इसी को स्टेप लिख दिया गया यहाँ पे. क्लियर है. सेम उसी टाइप से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता था कॉपर ऑक्साइड का, वो क्या बनाता था वहां पे, H2O. हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता था कॉपर ऑक्साइड के साथ, वो क्या बनाता था वहां पे, H2O. अब 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, 2 ग्राम. 2 ग्राम. मोलिकुलर मास से क्लियर हो पाता है.
H2O का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम। 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना रहता है? 2 ग्राम। 18 ग्राम में 2 ग्राम, x ग्राम H2O में कितना होगा? 2x डिवाइडेड बाई 18। ये हाइड्रोजन का मास पता चल गया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और जैसे हाइड्रोजन का मास पता चल गया, उसका जब परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है? तो 2x अपॉन 18। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना होता है वो गिवन हो रहेगा क्वेश्चन में, W ग्राम इंटू 100। या हाइड्रोजन का परसेंटेज पता चल जाएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है। क्लियर है? यहाँ पे है। तो एक एग्जांपल भी दिया गया, उसको हम कर लेते हैं तो और भी क्लियर होगा। अब उसी को शॉर्ट में फार्मूला बना दिया गया। यहाँ पे इस फार्मूले से भी कर सकते हो या सिंपली सोच भी सकते थे। अब एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, इस क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को। मेन तो हम लोग क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। 0.378 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ऑन कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है कार्बन को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो क्या देता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंबसन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हिट किया जाता है, जब CO2 बनता है वहां पे, जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन CO के साथ किया जाता है तो उसमें CO2 कितना ग्राम बन जाता है? 0.26 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कितना बन गया? वाटर वेपर कितना बन रहा है? 0.162 ग्राम वाटर वेपर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट। यहाँ पे करना क्या था? यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था, ये तो उसी को लिख दिया गया है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितना ग्राम कार्बन? 12 ग्राम। ये तो मोलिकुलर वेट से पता चलता है कि CO2 का मोलिकुलर वेट 44 ग्राम। 44 में से 12 ग्राम कार्बन है, इसमें गिवन कितना यहाँ पे है? 0.26 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन प्रेजेंट होगा? सिंपली यूनिटरी मेथड का यूज करना था, 12 इंटू 0.26 डिवाइडेड बाय 44। तो इतना कार्बन पता चल गया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना कार्बन है, तो इतना कार्बन है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्राम में दे रखा वेट इतना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.072 डिवाइडेड बाय 0.378 इंटू 100, तो 19.04 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक सब लोग को? किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी सिंपल सा ये लॉजिक है यहाँ पे। बताओ सब लोग, बताओ क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, ऐसा नहीं कि कुछ भी इसमें इतना तो मैथमेटिक्स की हो, फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, अब इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कैलकुलेशन आता नहीं है, बट कुछ आया तो इतना कर सकते हो। तो ठीक है, सेम तरीके से हाइड्रोजन के लिए बताया गया है कि 18 ग्राम ऑफ H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.162 ग्राम में कितना हाइड्रोजन? 2 डिवाइडेड बाई इंटू ये 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.162, इतना क्या निकल गया तुम्हारा? हाइड्रोजन का वेट आ गया उस कंपाउंड में। और जब परसेंटेज निकालोगे इसी में, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या करना है? 0.018 डिवाइडेड बाई टोटल वेट जो कंपाउंड का है वहां पे, वो क्या रहेगा? 378 इंटू 100, तो निकल जाता हाइड्रोजन का परसेंटेज, निकल जाता उस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को नीचे दिखाया गया है वहां पर। क्लियर है? वो परसेंटेज नीचे दिखाया गया है। तो कार्बन हाइड्रोजन का काफी आसान सा था, तो सब लोग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको अगर पता करना है। इसके लिए मेनली दो मेथड है, और ये दो मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन मेनली दो मेथड है यहाँ पे, डुमाज मेथड एंड जेल्डल्स मेथड। क्या हम लोग बोलते हैं? जेल्डल्स मेथड। तो डुमाज मेथड में क्या है?
दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, दैट मींस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये मेथड काम करता है वो दिया गया है। इसको एक बार रीड कर लो, सिंपल मैं रीड कर देता हूँ, बाकी रिएक्शन में वही चीज दिया गया यहाँ पे। A non-mass of organic compound is heated strongly with excess of copper oxide in an atmosphere of carbon dioxide. The carbon and hydrogen are converted to CO2 and water. जो कि हम ऊपर देख भी रहे थे कि कार्बन प्रेजेंट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में, आफ्टर रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड। नाइट्रोजन इज सेट फ्री एज डाइनाइट्रोजन। इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा वो फ्री हो जाता है वहां से डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अब उसका रिएक्शन करा दिए कॉपर ऑक्साइड के साथ। अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो CO2 बन के बाहर चला गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या बन, वाटर वेपर बन के बाहर चला गया। वो बच गया सिर्फ किसमें, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज सेट फ्री एज डाइनाइट्रोजन, तो डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में सिर्फ नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाता है। If any oxide of nitrogen is produced, it is reduced to dinitrogen by passing over hot reduced copper spiral। और कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन रहा है उसको भी रिड्यूस करके हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेंगे। द डाइनाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर। अब जो फाइनली जो डाइनाइट्रोजन बना, N2 जो बना वहां पे, इज कलेक्टेड ओवर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and its volume is measured at room temperature and atmospheric pressure। complete physical आ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। एक इक्वेशन पढ़े हो गए तुम लोग, Pv इक्वल टू nRT। इक्वेशन पढ़े या नहीं पढ़े यहाँ पे अभी मूल कंसेप्ट में? नहीं सर, गैसीय स्टेट में। ओके, Yes, gases. ओके, तो गैसीय स्टेट अभी नहीं हुआ, ये आएगा वहां पर ये, बट इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि Pv इक्वल टू nRT इक्वेशन होता है। देखते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा वैसे अभी। तो इसमें देखो करते क्या यहाँ पे हम लोग इस डुमाज मेथड में, यहाँ पे जो भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जब कॉपर ऑक्साइड के साथ कराया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा वहां पे, अगर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिस्पेक्टिवली CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नाइट्रोजन बच गया उसका भी रिएक्शन कॉपर के साथ कर देते हैं वहां पे, जो कि उसी में प्रोड्यूस होता है कॉपर, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कॉपर के साथ रिएक्शन के बाद क्या बना लेता है उसमें, N2। इसी को क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन, N2 प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है उसका फर्दर रिएक्शन कर देते हैं कॉपर के साथ, वो क्या बन जाता है, वो भी N2 में कन्वर्ट हो जाता है। मेनली मुझे क्या मिल पा रहा है यहाँ पे, N2। अब इसका कैलकुलेशन बताया गया यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, W ग्राम, वॉल्यूम ऑफ मोस्ट N2। अब यहाँ पे देखोगे इस केस में ये जो N2 आ रहा है यहाँ पे, ये फाइनल N2 आ रहा है इसमें। अब N2 जो आता है, मोस्ट N2 का मतलब क्या यहाँ पे है, जब कुछ उसमें वाटर का भी कंटेंट है वहां पे है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे रिएक्शन करा है, CO2 वाटर भी है। उस रिएक्शन में जब वाटर आता है तो वहां पे उसको बोलते हैं मोस्ट N2। तो वॉल्यूम ऑफ मोस्ट N2 कलेक्टेड, वो वॉल्यूम क्या वहां पे 20 सेंटीमीटर क्यूब। बैरोमेट्रिक प्रेशर कुछ नहीं दिया गया, हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे PMM, देखेंगे आगे क्या होगा। रूम टेम्परेचर T केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, PMM। अब ध्यान से देखोगे कि वाटर वेपर जो क्रिएट कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर प्रेशर, वो क्या तुम्हारा PMM। और बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है तुम्हारा, ओवरऑल प्रेशर PMM। तो जो ड्राई N2 का जो सिर्फ नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होगा वो क्या होगा, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर ओवरऑल प्रेशर PMM है। वाटर वेपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वाटर वेपर PMM। तो सिर्फ ड्राई N2 का प्रेशर क्या होगा उसमें, P कैपिटल P माइनस स्मॉल p,
वो ड्राई N2 का प्रेशर आ जाएगा, और मुझे ड्राई N2 का ही प्रेशर चाहिए होता है फाइनली। ये सारा कुछ डेटा तुम्हें क्वेश्चन में रहेगा, और ड्राई N2 का प्रेशर मिल गया यहाँ पे है, तो फिर आगे कैलकुलेशन आसान सा हो जाएगा। देखते हैं आगे हम लोग। हमारे पास बुकलेट है, सिंपली बुकलेट से देखते जाना है वहां पे। अब इसका कैलकुलेशन बताया गया स्टेप 1 में। अब यहाँ पे देखोगे, मैं दोनों को भी रखता हूँ यहाँ पे ही। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2 टू STP। STP क्या होता है? Standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड temperature. टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब तो पढ़ चुके हो इसमें। अब मान लेते हैं स्टेप 1, तो V1 जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब, V2 निकालना है फाइनली यहाँ पे है। देखते हैं क्या रहता है P1। तो P1 जो रहेगा यहाँ पे ड्राई N2 का प्रेशर, तो P माइनस P। स्टैंडर्ड P2 जो यूज करना है वो क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में अभी? No, sir. No, sir. तो नहीं पढ़े यहाँ पे, क्योंकि याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर यूज करते हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 ATM, क्योंकि कंप्लीटली अब मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है ये। तो 1 ATM प्रेशर यूज करो या फिर 760 mm, वो दोनों सेम रहता है वहां पे। T1 यहाँ पे T दिया गया है, देखते हैं T का मीनिंग क्या है वहां पे। और जो STP पे जो टेम्परेचर होता है वो तुम्हारा क्या होता है 273 केल्विन। 273 ये तो पढ़ लिए हो गए कि STP पे टेम्परेचर क्या होता है स्टैंडर्ड 273 केल्विन। अब यहाँ पे जो एक इक्वेशन आता है PV इक्वल टू nRT, तो नो का यहाँ पे नहीं करना है, बट इसमें n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग। R तो कांस्टेंट है ही, तो मेनली क्या बच गया तुम्हारा PV इक्वल टू T। और PV इक्वल टू T अगर लाते हो यहाँ पे, तो PV अपॉन T इक्वल टू NR, ये दोनों कांस्टेंट होता है NR और R। ये जब कांस्टेंट आ गया, ये मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपली लगाना है कि PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। हम लोग क्या लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर है यहाँ पे है? यहाँ पे P2 और T2 तो क्लियर गिवन है यहाँ पे। P2 भी स्टैंडर्ड ये हमेशा यही लेना है 760, और T2 भी क्या लेना है इस केस में यहाँ पे 273 केल्विन। क्लियर है यहाँ पे है? निकालना मुझे क्या यहाँ पे V2, तो P2 स्टैंडर्ड लेना है, T2 स्टैंडर्ड लेना अपने मन से, V2 निकालना है, बाकी P1 V1 T1 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्लियर है? और जब V2 निकालना होगा तो P1 V1 T1 क्वेश्चन में गिवन रहेगा। T2 P2 स्टैंडर्ड लेना है जो STP पे होता है 760 mm एंड T2 273 केल्विन, जो कि यहाँ पे लिया भी गया है। तो T2 273 T2 760। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं वो यहाँ पर। क्वेश्चन भी दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन को समझते हैं। बाकी स्टेप 2 में कुछ और दिया गया, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें जब देखोगे यहाँ पे स्टेप 2 में, वो तो V2 निकल गया, वॉल्यूम निकल गया ड्राई नाइट्रोजन का, बट मेरा पर्पस क्या है कि नाइट्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे ग्राम में चाहिए, वेट चाहिए उसका नाइट्रोजन का। तो वॉल्यूम का रिलेशन मोल के साथ पढ़ चुके होगे तुम लोग, ऐसा कुछ पढ़े हो गया कि 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 ये कितना ग्राम होता है यहाँ पे 28 ग्राम, क्योंकि N2 का मोलर मास क्या होता है 28। और वॉल्यूम में देखें तो ये कितना वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, बताओ तुम लोग। लीटर में अगर बताना है तो लीटर में कितना आ जाता है यहाँ पे? V by 22.4. 22.4 लीटर, ऐसा कुछ पढ़े होगा यहाँ पे।
बताओ Yes, ये भी। sir. चलो ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि इसका यूज हो रहा है, मैं दोबारा यहाँ पे वो चीज़ों को 22.4 लीटर, अब इसी को हम लोग लीटर में देख रहे हैं, इसी को अगर मिलीलीटर में लिखना होता तो क्या लिखते हैं, वो यहाँ पे है 1000 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, ये क्या है तुम्हारा ml, या इसी को सेंटीमीटर क्यूब बोला जा रहा है ml को। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर क्यूब या ml ऑफ N2 एट STP, उसका वेट क्या होता है 28 ग्राम। क्लियर है? नाउ अब हम लोग वॉल्यूम को रिलेट कर पा रहे हैं ग्राम से। जब इतना ml में 28 ग्राम, उसी को फिर बोला जा रहा है कि V2 में फिर कितना। नाउ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आगे देखा एक स्टेप इसमें स्किप कर दिया गया है। यहाँ पे देखना है कि इतना ml में 28 ग्राम, तो V2 में कितना आएगा यहाँ पे, तो V2 में कितना प्रेजेंट होगा N2, ये 28 इंटू V2 अपॉन, इधर लिख देता हूँ इसमें 28 इंटू V2 अपॉन 22400। ये स्टेप क्लियर है सबको? इतना ml में 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो V सेंटीमीटर क्यूब या V2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2 में कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा वहां पे, ये क्या रहता है, इस तरीके से आ जाएगा। ये ग्राम में आ गया। अब ये नाइट्रोजन का अमाउंट ग्राम में आ गया। नाउ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन W ग्राम, W ग्राम में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ये क्या रहेगा 28 V2 अपॉन, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे ग्राम में, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ये। अब क्या होगा, परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का अगर परसेंटेज निकालना है तो नाइट्रोजन का ग्राम में आ गया वेट, ये इतना आ रहा है, उसको डिवाइड कर देते टोटल मास से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है इंटू 100। इतना कैलकुलेशन करो, या इसी को एक फार्मूला बना दिया गया इन शॉर्ट परसेंटेज नाइट्रोजन का, 28 VN2, बस भी कैलकुलेशन करना है तुम्हें STP पे कितना आ रहा है यहाँ पे, जो कि इस फार्मूले से निकलता है यहाँ पे, इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये W सबका। एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डुमॉल मेथड। इस क्वेश्चन में दिया गया है 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 30 सेंटीमीटर ऑफ मोस्ट नाइट्रोजन। क्वेश्चन को रीड करना, और उसमें जैसा कि मैथ और फिजिक्स में करते हो या फिजिकल केमिस्ट्री में, कि क्वेश्चन को रीड करना, उसमें क्या क्या गिवन उसको नोट करते जाना है। ये टोटल मास आ गया, गिव 30 सेंटीमीटर ऑफ मोस्ट डाइड नाइट्रोजन एट 288 केल्विन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तुम्हारा मोस्ट नाइट्रोजन का जो ये प्रेशर है, तो क्या दिया गया इसमें, वॉल्यूम ऑफ मोस्ट नाइट्रोजन, और ये वॉल्यूम दिया गया इस केस में। तो वॉल्यूम ऑफ मोस्ट डाइड नाइट्रोजन वो क्या है 30 सेंटीमीटर। टेम्परेचर क्या दिया गया है 288 केल्विन, एंड 745 mm प्रेशर। जो बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया गया यहाँ पे वो कितना दिया गया है 745। ये मोस्ट डाइड नाइट्रोजन का इतना आ रहा है तुम्हारा, ये 740 ब्रैकेट में दे रखा है कि वाटर कितना वेपर एग्जस्ट करता है, एक्वस टेंशन वाटर का बेसिकली, वाटर कितना वेपर एग्जस्ट करता है एक्वस टेंशन नाइट्रोजन पे, वो कितना आ रहा है तुम्हारा 12.7 mm। ओवरऑल क्या आ रहा था तुम्हारा उसमें प्रेशर 745 mm। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, N2 एक कंटेनर में है और ओवरऑल जो प्रेशर एग्जिट कर रहा है यहाँ पे वो क्या है इसमें 745। इसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पे है, एक्वस टेंशन उसी को बोला जा रहा है 12.7 mm। ये ओवरऑल ड्राई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर वेपर, तो कंबाइंड रूप से प्रेशर इतना आ रहा है। वाटर वेपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इतना, तो सिर्फ ड्राई N2 का कितना होगा 745 माइनस 12.7, ये ड्राई नाइट्रोजन गैस का आ जाएगा तुम्हारा इतना।
तो यहाँ पे निकाला गया कि ड्राई N2 का प्रेशर ये इतना आ जाएगा। बाकी P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो V2 निकालना है मुझे। P1 गिवन है यहाँ पे है। P1 कितना आ गया अब यहाँ पे है जो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर है 732.3। V1 कितना है तो V1 की बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोस्ट ड्राई नाइट्रोजन 30 273 ये भी आ रहा है इस केस में यहाँ पे है। ये तो सॉरी ये प्रेशर आ रहा था इस केस में प्रेशर तो अलग रहेगा। वॉल्यूम जो है मोस्ट ड्राई नाइट्रोजन का 30 इंटू 273 स्टैंडर्ड जो है 760 ये तो रहेगा ही। और एक यहाँ पे जो T1 है वो मेंशन रहेगा हमेशा क्वेश्चन में 288। यहाँ से तुम्हारा V2 निकल जाएगा और जैसे V2 निकल गया इतना ml में 28 ग्राम ये जो V2 निकला था इतना वॉल्यूम में इतना नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन का ग्राम में आ जाएगा। फिर तुम्हारा सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यूज करना था और जैसे ये ग्राम में आ गया नाइट्रोजन 0.034 ग्राम नाइट्रोजन आ गया। इसका परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंटेज में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट था ये उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें प्रेशर वगैरह का रिलेशन आ रहा है इसको इस टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये कंप्लीटली मोल कंसेप्ट ये कंप्लीटली फिजिकली है एक तरह से यहाँ पे देखो। तो ये आ रहा था हमारा डुबाई मेथड तो इसको यहीं तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है इसमें जेल्डर्स मेथड तो और भी थोड़ा सा उसमें मोल कंसेप्ट और ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उसको फिर हम नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर लगेगा उसमें देखेंगे हम लोग। तो डुबाई मेथड तक हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे जेल्डर्स मेथड। बाकी इसमें बस एक ये जेल्डर्स मेथड इंपॉर्टेंट है इसके बाद बाकी सारा कुछ और आसान सा ही है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिफिकल्ट भी है बट वही मोल कंसेप्ट का यूज होता है कि ग्राम में दिया तो मोल उसको कन्वर्ट करना है मोल में या वॉल्यूम में दिया हुआ तो उसको मोल के साथ रिलेशन क्या होगा तो ये सब चीजें हैं। तो ठीक है बाकी वो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ऐसा नहीं कि हम लोग बुकलेट से देख रहे हैं हम लोग बस एक बार रीड करते एक एक पॉइंट हमने देखा है कैसे आ रहा है तो एक बार बस खुद से देखोगे तो ये सारा चीजें क्लियर हो जाएगा और जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप और भी क्लियर होगा। तो बेसिकली ऑर्गेनिक में ये फिजिकल का पार्ट जनरली नहीं रहा था बट आया हुआ इसलिए डिटेल में यहाँ पे थोड़ी दे दिया है क्योंकि ऑर्गेनिक के फैकल्टी को ये फिजिकल ना पढ़ाना पड़े अलग से फिजिकल केमिस्ट्री दैट मीन्स यहाँ पे पूरा थोड़ी दे दिया गया डिटेल में। चलो बाकी इसके क्वेश्चन पहले संडे को टेस्ट दे लो तुम लोग जो कि कम्प्लीटली आईपीएससी नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है। अच्छे से रिवाइज करना नोमेनक्लेचर को टेबल याद करके जाओगे जिन लोगों को अभी भी टेबल याद नहीं नोमेनक्लेचर का टेबल याद करके जाओगे क्योंकि मेंस का पेपर है क्योंकि हो सकता है कि उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भी पूछ लेता है मेंस के पेपर में। सिंपल क्वेश्चन होता है कौन सा जूनियर है कौन सा सीनियर ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये सब अच्छे से रिवाइज करके जाना है नोमेनक्लेचर क्योंकि मेंस में काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है नोमेनक्लेचर। चलो ठीक है फिर मैं आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.